अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। बड़े ओहदे का बड़ा फैसला आज बिल आखिर हो गया और खुश असलूबी से हो गया। अनवारुल हक काकड़ साहब, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ अब निगरां वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है उस पर फाइज हैं और बाकायदा सदर ने भी इसकी अप्रूवल दे दी है। और 14 अगस्त के मुबारक रोज़ यानी कि परसों अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो हल्फ उठाएंगे। इस हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट और इसकी अनएक्सपेक्टेड जो इसकी नेचर है इस पूरी खबर की और इस बात की कि वज़ीर आज़म जो केयर टेकर हैं वो अनवारुल हक काकड़ साहब आए हैं, उसके ऊपर जितना एम्फेसाइज किया जाए, जितना जोर दिया जाए कम है। तमाम तज्ज़िये तबसरों में जो नाम गर्दिश कर रहे थे अपोजिशन की लीडर की तरफ से और हुकूमत की तरफ से या वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से, वो तमाम नामों से परे होकर ये नाम सामने हमारे आया है और इंतहाई मुनासिब शख्स, बहुत एक अच्छे नेचर के हामिल और बड़े पॉलिटिकली स्पीकिंग बहुत एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल अप्रोच के हामी, जो कि किसी सियासी जमात के साथ कोई हार्डकोर वाबस्तगी नहीं रखते। उनकी न्यूट्रलिटी पर, उनकी गैर जानिबदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है और यही सबसे अहम जुज़ है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कंट्री और इसके बाद अच्छे की इंशाल्लाह उम्मीद है। हाँ, इलेक्शंस कब होंगे, बर वक्त होंगे, 90 रोज़ के अंदर होंगे या उसमें मजीद ताख़ीर है, अब ये देखने वाला मरहला है जो कि आने वाले दिनों में मामला मजीद अनफोल्ड होगा। फिर नाज़रीन, साबिक या आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत मायने खेज बातें की। आज जब वो उनकी फेयरवेल थी उस पर मुझे भी जाना था, आई कुडंट गो ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन जो बातें सामने आई वो खासी दिलचस्प हैं। उस फेयरवेल पे उन्होंने ये बात की कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है और उन्होंने कहा जिस तरह से उनको रुख्सत किया गया है अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तानी करीबी तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म उस तरह से रुख्सत नहीं हुआ और उनकी ज़ाहिर मुराद ये थी कि जो GHQ पे उनको ऑनर किया गया था, उनकी रुख्सती जो जिस तरह से की गई थी। नाज़रीन, बड़ा स्टार्क एक कंपैरिजन है कि क्या अब इसी तमाम स्लोगन के साथ, इसी तमाम अप्रोच के साथ PMLN इलेक्शंस में जाने वाली है या नवाज शरीफ साहब जो कि एक बिल्कुल अलग सोच के हामी हैं और वोट को इज्जत दो उनका नारा है, उस सोच के हामी है। बहरहाल नाज़रीन, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं, उनके ऊपर नज़र डालिएगा। अनवारुल हक काकड़ साहब, जैसे कि आपको मैंने अर्ज़ किया है, निगरां वज़ीर आज़म मुकर्रर हो चुके हैं। ये बड़ा मरहला आज पूरा हुआ खुश असलूबी से। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तरफ से तजवीज़ किया गया था और ये भी खासी अहम बात है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान के ज़िला काकड़ से है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है और बड़े एक लर्नड और पढ़े लिखे शख्स हैं। उन्होंने 2008 में काफली के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा लेकिन कामयाब ना हो सके। फिर अनवारुल हक काकड़ जो है वो 2013 में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे थे। नेशनल पार्टी के लिए बाय एंड लार्ज वो उस वक्त तर्जुमानी करते थे। अनवारुल हक काकड़ बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में भी उन्होंने कलीदी किरदार जो है वो अदा किया था और ये भी खासी अहम बात है नाजरीन। जस्ट अहेड ऑफ इलेक्शंस 2018 के इंतखाबात से बिल्कुल पहले बलोचिस्तान अवामी पार्टी का क़याम हुआ था कुछ माह पहले और उसमें भी बड़े पेश थे अनवारुल हक काकड़। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए और अब सेनेटर अनवारुल हक काकड़ सेनेट के कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी के चेयरमैन हैं। निगरां काबीना का फैसला बहरहाल अभी नहीं हुआ। बहुत सारे मामलात हैं नाजरीन, उन पर नजर डालेंगे और एक और बहुत ज़रूरी मामला है जिसके बारे में आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मजीद आज बात की। वो ये है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान से हुई सुप्रीम कोर्ट के हवाले कानून साजी जो थी उसको कल अदम करार दिया है। शहबाज शरीफ साहब का आज भी ये कहना था कि उससे नवाज शरीफ साहब की वापसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दो बड़े ज़रूरी मौज़ूआत पर हम तफसीली रोशनी डालेंगे आफ्टर अ ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के बड़े फैसले की जो कि अब हो चुका है और नोटेबल बात यह है कि जैसे जो इब्तदाई में बात की उसमें इजाफी सिर्फ इतनी कि तमाम पार्टीज़ की तरफ से इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है और अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनमें शामिल है। मुझे नाजरीन इस बहुत अहम मौजू पे ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, यहाँ स्टूडियोज़ पे हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन। वेलकम अतर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाजरीन सेनेटर निसार खोड़ो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तर बहस में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और जाहिर है अपनी जमात और साबिक हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। आपको भी सर बहुत बहुत खुश आमदीद। एज वी स्पीक सिंध असेंबली और बलोचिस्तान असेंबली भी डिसॉल्व हो चुकी हैं। अतर साहब आप बताइएगा कैसी उम्मीदें वाबस्ता की जाएँ और अच्छा हंकी डोरी लग रहा है और एक इस जितना ये अनएक्सपेक्टेड खबर है इसके ऊपर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा कि ये नाम तो हमने कभी सुना भी नहीं था।
देखिए, जहाँ तक काकड़ साहब की शख्सियत का ताल्लुक है, इंतहाई सुलझे हुए इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। उनकी शख्सियत पे शायद ही कोई पाकिस्तान के अंदर हो जिसको कोई एतराज़ हो। अब ऑब्वियसली नाम अचानक सामने आया है। इनफैक्ट मेरी तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले काकड़ साहब को मैंने कॉल की और बाप पार्टी किस तरफ जा रही है उस हवाले से मैं उनसे गुफ्तगू करता रहा और तकरीबन 20-25 मिनट गुफ्तगू हुई और मेरे जहन में भी नहीं आया कि काकड़ साहब भी अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। तो उनसे मैंने ये तो पूछा नहीं, मैं बाप पार्टी के मामलात उनसे पूछता रहा। तो एक ऐसा नाम है जो सामने आया है जिसको सुन के हर कोई, जिसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सरप्राइज तो हुआ है। लेकिन ये जो नाम है ये कोई नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आया, ना ही दीगर जो इत्तेहादी लीडरान हैं उनकी तरफ। मेरे ख्याल में ये जो राजा रियाज साहब कह रहे हैं ना कि मैंने नाम दिया है, ये मैं काफ़ी हद तक उनसे एग्री करता हूँ कि ये नाम राजा रियाज साहब के थ्रू ही आया है। ऐसी बात है। और क्या वो जो पार्टी है जो कि मार्जिनलाइज्ड अपने आप को कहती है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके भी कोई ऐसा कोई वो हेटर नहीं है या कोई बहुत सख्त नाकिद नहीं है कि वो अपने लिए कोई बुरी उम्मीदें रखे, इसलिए उनको भी बड़ा अच्छा लगा है फैसला। हाँ जी, हर किसी ने इसके ऊपर मुस्बत रद्द-ए-अमल शो किया। ये शो करता है कि काकड़ साहब की जो शख्सियत है वो हर किसी के लिए काबिल कबूल है, लेकिन यहाँ पे उनकी शख्सियत तक बात महदूद नहीं है। आगे चल के चीज़ें किस तरफ जाएंगी, इंतखाबात वक्त पे होंगे या ना नहीं होंगे। 2018 के जो इंतखाबात हुए उसके बाद उसको जाली असम्बली कहा गया, एक तनाज़ा बना। तो ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी काकड़ साहब के ऊपर भी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ अभी जो लोग इनको, आप कहते हैं कि 2018 जैसे इंतखाबात नहीं करवाने चाहिए उन्हें? नहीं, अगर तनाज़ा बनेगा 2018 के इंतखाबात हो जाए उससे पहले आप इंतखाबात देख लें, हमेशा तनाज़ा बनता है, हमेशा बनता है। इसमें हाँ। देखें इलेक्शन कमीशन का भी किरदार है और उसके साथ साथ अभी जो हुक्मरान इत्तेहाद है, क्या ये मोजिज़ दोस्त 2 महीने या 3 महीने बाद भी काकड़ साहब की इसी तरह तारीफें कर रहे हैं? बहुत ही अहम सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खोड़ो साहब, इस सवाल का जवाब फरमाइएगा। क्या आप लोग अभी जितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इस फैसले पे, क्या तब भी आप ऐसे ही रहेंगे? और हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से कोई नाम फाइनलाइज नहीं हुआ। हमने सुना था जलील अब्बास जिलानी साहब को खासा सपोर्ट कर रही थी पीपल्स पार्टी बिलखुसूस, तो ये ऑपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज साहब वो बाजी ले गए। सर देखें, बात सुने, राजा रियाज साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सारी सोर्सेज की खबर थी। सोर्सेज से खबर चली थी कि अच्छा, सोर्सेज से खबर थी। हाँ, शुरू में हमने ये क्या कहा था कि जी ठीक है जी, और मैं जहां तक मुझे मालूम है दूसरी बात ये थी कि हमने पहले भी कहा था कि केयर टेकर गवर्नमेंट न्यूट्रल होनी चाहिए। बिल्कुल। जब इसाक डार साहब का नाम आया था तो हाँ, पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जी न्यूट्रल होना चाहिए। तो गोया आप ये भी बरमला अफसर आप इसको कर रहे हैं। वैसे तो ये कि आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि पीपल्स पार्टी ने एतराज उठाया था डार साहब के नाम पर, लेकिन सर आखिर तक डार साहब खासे पुरुमीद थे और जो उनसे बात वगैरह भी हुई है वो ये कहते थे कि जी इंशाल्लाह हो सकता है मैं आ जाऊं। देखें, मैं प्लीज 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 देखें, बेहतर है ये है कि न्यूट्रलिटी का तासुर फैले। इवन प्लेइंग फील्ड की जब जिक्र आता है तो उसमें न्यूट्रलिटी जरूरी है। सूबा छोटा है, आपने खुद ही कहा कि उसकी पॉलिटिकल वाबस्तगी इस तरह से नहीं है कि जिससे दूसरों की है। बिल्कुल। अगर आ गया है तो फैसला तो शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान ही होना था। बहुत से नाम चले थे, बहुत से नाम आए थे, सोर्सेज से आए थे, लिखत में किसी ने शायद दिया हो कि ना दिया हो, लेकिन सोर्सेज की खबर थी। और अगर किसी पे एतमाद आ चुका है, इत्तेफाक हो चुका है, तो फिर अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमें तो मकसद यह है कि जी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हुआ, विद इन द टाइम हुआ, और ऐसा चीज़ है ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की तरफ एक कदम है। जी दुरुस्त कदमी है पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगी, इलेक्शन के बाद जो जमात अक्सरियत में आएगी वो उसको हुकूमत बनाने का। खोड़ो साहब, एक बात का और मजीद इजाफा कर दें, जोर देना चाहिए। क्या आपके जो सबसे इस वक्त अहम हरीफ है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कह रहे हैं कि उनको तो दीवार से लगाया जा रहा है और उनको ये लग रहा था कि निगरां वजीर आजम भी कोई ऐसा ही आएगा जो कि मजीद उनको ऑप्रेस करेगा, उनको मजीद जकड़ेगा। तो गोया ये कि आप उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करते हैं, वो पार्टी बैन नहीं होनी चाहिए आपके व्यू में? देखें, बात सुने, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी। अच्छा।
कौमी असेंबली भी वो मेजॉरिटी में नहीं थे। बड़ा ग्रुप जरूर होंगे लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी। पंजाब में भी वो मेजॉरिटी में नहीं थे। हाँ, केपी में मेजॉरिटी में थे जी। केपी में जी, ठीक है। तो ये बात इस तरह से न कहें, क्योंकि पीएमएलएन मुझे पता है कि पंजाब में पीटीआई से ज्यादा थी, ये बात सही है। और कौमी असेंबली में अच्छी खासी तादाद थी। हाँ, ठीक है जी। तो ये मैं इसको नहीं मानता। लेकिन सर वैसे तो फिर आपकी भी कोalition हुकूमत ही थी ना, आप लोग भी 13 जमातों की कोalition थी, फिर तो उसमें भी कोई मेजॉरिटी नहीं थी। मैंने अपना नाम तो लिया ही नहीं। सही है, मैंने अपने लिए कब कहा कुछ? हाँ, आपने ये दावा भी नहीं किया। सही हो गया कि वो ज्यादा था। हाँ, ठीक है जी। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन नहीं है। हर एक को इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत है। अब उसमें न्यूट्रल गवर्नमेंट है। न्यूट्रल गवर्नमेंट की बात अगर कर रहे हो आप सब, तो फिर सबको खड़ा होने का हक होगा। जिसको अवाम चुनेंगे उसका हक बनेगा। अच्छा, बहुत आपने एक अपनी मुनासिब आपने गुफ्तगू फरमाई, आपने कहा का खास जिक्र। ठीक है, आपने बड़ी मुनासिब बात की, आपने कहा पीटीआई को भी हक है और आगे ये हक रहे। जी सर, ये देखें, खास तौर पर पीटीआई का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात है सर। मैं जरा इस पे क्विक राउंड लगा लूं आपकी तरफ भी। आखिरी पार्टिंग सेंटेंसेस आप दोनों से। अथर काज़मी साहब, ऐसी बात है, नाम खास लेने की जरूरत नहीं है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड है। नहीं, मैं अर्ज करूं, इमरान खान की पार्टी 3 हिस्सों में बट चुकी है। 3 हिस्सों में बट चुकी है। ठीक है जी। ये इस्तेहकाम पार्टी बन गई, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बन गई, 3 हिस्सों में बट चुकी है। उनका क्या रिस्पांस मिलेगा, उनको क्या नहीं मिलेगा, ये इलेक्शन में पता चलेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ इस पे एतराज किया कि आपने खास तौर पर पीटीआई का नाम जो लिया, तो वो जरूरी नहीं है। ठीक है अथर साहब, आप इस एतराज से आप भी हामी हैं? उनकी जरूरी नहीं है। मैं आगे ये मामला ले जा रही हूँ जी। आपका पॉइंट आ गया सर। ये अथर साहब, किस चीज से मोना? पीटीआई का खास तस्करा जरूरी नहीं है। 3 हिस्सों में वो पहली जमात बढ़ चुकी है, तो इतना खास उसका कोई जरूरी नहीं है उसका। देखिए, सारी सियासी जमातें अहम है। सारी सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ना है और सारी बड़ी जमातें, सबको करोड़ों वोट पड़ते हैं, लाखों वोट पड़ते हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि वो 3 हिस्सों में बट गए, देखें जो चेयरमैन तहरीके इंसाफ है ना, वो है पार्टी। अच्छा। और जब तक वो हैं और वोट उन्हीं का है, जिस तरीके से अगर आप पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, शख्सियात के वोट होते हैं। हाँ। क्या जो लोग छोड़ के गए हैं तहरीके इंसाफ को, कराची में अली जैदी इलेक्शन जीत सकते हैं, फवाद चौधरी साहब जेलम में इलेक्शन जीत सकते हैं। वोट बैंक आज भी उनका है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि बाकी तमाम जो दीगर जमहूरी जमातें हैं, वो एक और सियासी जमात का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी इंतखाब के अंदर, या फिर वो इंतखाब से पहले ही उनको रोकने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि सारी सियासी जमातें बैलेट बॉक्स के जरिए अगर अपना अपना मुकदमा लड़ें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। दुरुस्त। खोड़ो साहब, आपका इस पे पार्टिंग जुमला आ जाए। जैसे पीपल्स पार्टी में वोट हमेशा भुट्टो का है और रहा है, वहां पीटीआई में भी चेयरमैन का ही वोट है अभी भी। 3 हिस्सों में बेशक बढ़ती रहे। मैंने कब कहा कि किसी को पार्टी में इलेक्शन में खड़ा होने से रोका जा रहा है? मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जब न्यूट्रल गवर्नमेंट है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी में बैन नहीं है, तो सारे को खड़े होने का हक है। ये तो और बात है कि कुछ जमातों ने 2008 की इलेक्शन का बायकॉट किया था, उसमें पीटीआई ने बायकॉट किया था। 2008 वाली इलेक्शन में पीटीआई ने बायकॉट किया था। दुरुस्त। मैं चाहता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन लड़ें और जो भी फैसला अवाम का हो। और सर एक बात और इजाफी फरमा दें खोड़ो साहब, हमने सुना है पीपल्स पार्टी इस बात की ख्वाहा है कि 90 रोज के अंदर अंदर ही इलेक्शंस हो, इसमें मजीद ताखीर ना हो, जबकि दूसरी तरफ पीएमएलएन चाहते हैं कि जरा आगे बढ़ जाए इलेक्शन। आप इस पे जरा रोशनी डालिएगा। आखिरी वर्ड आपका। देखें, अभी सदर साहब के पास पावर नहीं है इलेक्शन की डेट देने का, ये पावर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है। ठीक है। हाँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि जी हल्का बंदियां करनी है। मेरी डिमांड ये है कि इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर कौम को एतमाद में ले कि वो कितने दिन चाहते हैं हल्का बंदियों के। अब अगर उसमें डबल शिफ्ट पे काम करें तो जल्दी भी हो तो जल्दी भी हल्का बंदियां बन सकती हैं और 90 दिन में इंतखाबात हो सकते हैं।
हम कहते हैं कि हाँ 90 दिन में इंतखाबात हो जाने चाहिए। अगर उन्होंने 1-2 दिन पहले डिसॉल्व कर लिए तो 90 दिन बनता है, 90 दिन में करा लें, बड़ी अच्छी बात होगी। और मुनासिब भी बात यह है, आईनी भी बात यही है, हम डिमांड करते रहेंगे। आईनी बात भी यही है और आप इसी बात के आप हामी हैं, और जाहिर है हमें ये भी एक बड़ी मुसद्दिका इत्तलात थी कि आप लोग यही चाहते हैं। अतर साहब, आखिरी वर्ड आपका इस पे, 90 रोज में इलेक्शंस हो जाने चाहिए और क्या तमाम जमातें इस हवाले से एक पेज पे हैं? देखें, जमातों की तो ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में जमातों की वो ख्वाहिश हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आई। जिस तरह 2 सूबों में इलेक्शंस रोके गए, हाँ। और अब भी मैं नहीं समझता कि 90 रोज में इंतखाबात। बड़ा आपने तो बरमला अपना 2 टोक मौक़िफ़ दे दिया है। ये सामने नजर आ रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होंगे, अगर हों तो होने चाहिए। हाँ। लेकिन जब आपने पुल क्रॉस कर लिए, देखें 2 चीजें होती हैं आपके लिए। एक मोना आपका आइन है, हाँ। वो एक्सप्लेन करता है कि ये 60 रोज में होंगे या 90 रोज में होंगे। दूसरा, जहां पे आप आइन से आप एक तरह से उसको पसे पुश डालें तो फिर आगे अदालत आपको गाइड करती है, नहीं जनाब आप ऐसा नहीं कर सकते। और अदालत ने तो इस दफा भी गाइड किया तो हाँ। दोनों सूरतें, दोनों पुल तो ये लोग क्रॉस कर चुके हैं। ना इन्होंने आइन को माना, ना अदालत के फैसले को माना, जिसने भी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई और हो। तो अब आगे क्या गारंटी है कि वो माना जाएगा? तो मुझे नहीं लगता। निसार खोड़ो साहब, बड़ा जरूरी पॉइंट उठाया है अतर काज़मी साहब ने। आपने तो पहले भी नहीं माना और ये ऐन मुमकिन है कि पंजाब और केपी का एक्शन रिप्ले इस दफा भी हो जाए। पहले तो आप लोग बड़े मुदल्लिल होकर दलाइल देते थे, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के। जी, अदालत ने खबरदार मुदाखलत की है इन मामलात में। अर्ज करने देना, अर्ज करने दे, मुझे अर्ज करने दे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें मुझे थोड़ा सा अफसोस करने का, इजहार भी करने का मौका दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जोर दिया पंजाब पर और केपी भूल गई। 14 मई को जो इलेक्शन होने थे उसमें पीपुल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। आप पीपुल्स पार्टी को जिक्र नहीं कर सकती कि हम जी 14 तारीख वाली इलेक्शन से हम भाग रहे थे। नहीं, हमने उम्मीदवार खड़े किए थे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मारूजात पेश की और फिर आगे बात नहीं बढ़ी। सर, मैं मुतबाना अर्ज है सर, आपको याद होगा नहीं मिल रही। बिलावल साहब तो वजीर खारजा थे उस टाइम, और वो कितनी उस वक्त दलाइल देते थे इस हवाले से। उन्होंने पार्लियामेंट ने कहा कि हम फंड्स नहीं देंगे। वो जो 20-21 अरब देने थे इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। देखें, बात सुने, और बिलावल साहब ने इस पे कहा था कि ये खबरदार जो मुदाखलत की उनकी बड़ी बुलंदो बांग और रेवोल्यूशनरी किस्म की तकारीर है पार्लियामेंट। जनाब माफ कीजिएगा, एक मिनट माफ कीजिएगा, मुझे वो तकरीर सुननी पड़ेगी अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है। ओके, ठीक है। हाँ। शहबाज शरीफ साहब थे फंडिंग रिलीज करने के लिए, सिक्योरिटी देनी थी सिक्योरिटी इदारों ने। लेकिन मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं कोई पूछता कि सिर्फ पंजाब का जिक्र क्यों किया उन्होंने और केपी का जिक्र क्यों नहीं किया? सही है, बिल्कुल बिल्कुल। डायकोटमी थी, ये डायकोटमी है, ठीक है, ये सही आप कह रहे हैं वो। लेकिन गोया ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसमें जस्टिफिकेशन दी थी। और बड़ी दिलचस्प बात की है खोड़ो साहब ने कि हुकूमत तो फिर भी शहबाज शरीफ साहब की थी, वजीर आजम तो वो थे, हम तो इत्तेहादी थे। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कीजिएगा दोबारा ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं कल के बड़े फैसले की जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। अदालत उज़्मा ने नाजरीन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट जो कि पार्लियामेंट से पास हुआ था उसको कल अदम करार दे दिया है। याद रहे 19 जून को ये जो फैसला था ये महफूज हुआ था, लेकिन फिर और इसको सुनाने में ये काफ़ी लंबे अरसे की ये ताख़ीर है जो कि सामने आई, और उसके बाद बिल आखिर कल जो है इसको कलअदम करार दिया गया। इसके ऊपर बड़ा एक गुस्से से भरा रिएक्शन जो है वो हुकूमत की तरफ से, साबिक हुकूमत और शुटाई से उनकी तरफ से दिया गया, और इसको पार्लिमानी मामलात में मदाखलत माना गया। लेकिन जाहिर है अब इसमें पार्लियामेंट कुछ कर नहीं सकती क्योंकि असेंबलीज एज वी स्पीक डिसॉल्व हो चुकी है। इस मामले पे नाजरीन बात करेंगे, और इस मामले के ऊपर जो मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ अपने रिमार्क्स में कहा है या जो फैसले में सामने आया है, वो साथ साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि अगर ऐसा होता तो एक अंबार लग जाता, अगर हम इसको नाफिजुल अमल कर लेते तो गोया अंबार सा लग जाता रिव्यूज़ का जो कि आते सुप्रीम कोर्ट की तरफ और माजी के जजमेंट्स को लेकर। तो इस वजह से इसको लाजिम व मलजूम समझा गया और इसको कल अदम करार दिया गया है। 3 रुकनी बेंच का ये फैसला।
इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि जाहिर है इस फैसले के ऊपर और इस पूरे केस के ऊपर लॉ एंड जो मिनिस्टर हैं कानून के आजम नज़ीर तारड़ साहब, वो तो ये कहते हैं कि इसका नवाज शरीफ साहब के केस के ऊपर असर नहीं पड़ेगा लीगली स्पीकिंग। क्या वाकई ऐसा है, गिवन द फैक्ट एक तो इस वाले मामले के पिवट्स जुड़ते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी से, जो कि PMLN के लिए बहुत ज़रूरी है इलेक्शंस में दाखिल होने से पहले। इसके ऊपर बात रहेगी और नाजरीन बात जाहिर है PTI चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से भी रहेगी कि जो उनके मुतअद्दिद केसेस इस वक्त चल रहे हैं और अंडर ट्रायल हैं, वहाँ पर जो जमानतें 7 केसेस में उनको मिली थी, उन तमाम तर जमानतों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज कल बल्कि इसको वापस कर लिया था। तो क्या मजीद वहाँ पर भी लीगल ट्रबल्स बढ़ रहे हैं PTI चेयरमैन के लिए? इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे इन द सेम कंटिन्यूटी। 2 बड़े लीगल एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पूरे बहस में। जनाब निहाल हाशमी नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मायानाज लॉयर भी हैं आप, तो तमाम मामले पे लीगल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स दोनों हमारे साथ रखेंगे। बहुत खुश आमदीद आपको निहाल हाशमी साहब। बैरिस्टर गौहर खान साहब नाजरीन PTI के वकील हैं, तमाम मामलात पे PTI का दिफा करते हैं लीगली, और जाहिर है इस मामले पे भी अपना जो लर्नड लीगल ओपिनियन है हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद बैरिस्टर गौहर खान साहब। बात का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी निहाल हाशमी साहब। बड़ी ऑब्जर्वेशन सख्त किस्म की आई हैं साबिक हुकूमत की तरफ से। अदालती मामलात को कहा गया है कि ये मदाखलत हो रही है, ब्लैटेंट मदाखलत हो रही है पार्लियामेंट में, और यही बात सर मुअज़्ज़ज़ अदालत भी करती थी कि पार्लियामेंट जो है मदाखलत कर रही है अदालती तमाम मामलात में। अदालत के बिल्कुल आप लोगों ने ब्रीच किया है उनके जो एक अपना एक उनकी सैंक्टिटी है उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मादी में जब देखता हूँ, तारीख़ पढ़ता हूँ, तो जो भी रियासतें बर्बाद हुई और बिलखुसूस इस्लामी रियासतें, उनके इदारे और इदारों में बैठे हुए कमज़ोर और छोटे जो लोग थे, वो अपने आप को ज़्यादा एम्पावर करने के लिए अपने पहले इदारों को बर्बाद करते रहे, फिर उन्होंने पूरे रियासत को बर्बाद कर दिया और वो ग़ुलामी की तरफ ले गए हमें। आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी है बहैसियत वकील, बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर, कि चौधरी मुनीर का जो भूत है वो आज भी पाकिस्तानी निज़ाम का, पाकिस्तान के जमहूर का, पाकिस्तान के अदालतों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और हम सीख नहीं पाए माजी से कि मुनीर साहब ने क्या गलती की थी, और ये भी नहीं सीख पाए कि उसके बाद उनकी कितनी इज्जत अफजाई की गई। आज भी लोग उन पे जो उनके जो खिताब और लक़ब उनको इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद हमने जस्टिस अनवारुल हक के जो कुछ उन्होंने किया उस पर हमने कुछ नहीं सीखा। और फिर साकिब निसार के साथ उसकी जो इज़्ज़त अफजाई की गई, जो दुर्गत बनी उसकी इज़्ज़त की, और फिर आसिफ सईद खोसा की, अजमत सईद शेख की, क्या हम सीखना नहीं चाहते हैं? क्या हम अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहते हैं? और फिर हम अपने हुदूद से बाहर निकलना चाहते हैं? देखिए, वकला ने एक पूरी तहरीक चलाई थी, वो तहरीक थी रूल ऑफ लॉ के लिए, रूल ऑफ जज के लिए नहीं था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए जज एंड ए कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए जज एंड द कोर्ट। बड़ा फ़र्क है। जो फर्द होता है ये ऐसे ही होती है, एक ड्राइवर जो गाड़ी को चलाने वाला होता है, आईनी गाड़ी जो चल रही है उसको ड्राइवर अपनी मर्जी, वो ये नहीं हो सकता 4th गियर के बाद आप रिवर्स गियर गाड़ी को लगा दें, गाड़ी का इंजन ख़त्म हो जाएगा। ये हो नहीं सकता है कि आप क्लच के जगह ब्रेक को और ब्रेक के जगह क्लच को लगा दें। आपको जो एक SOP है उसी के तहत चलाना होता है। आप हलफ इस बात के लेते हैं कि आप सियासत नहीं करेंगे, आप गलत काम नहीं करेंगे, आप नापसंद नहीं करेंगे, आप कामी राज अफशा नहीं करेंगे। ये तो ऐसा लग रहा था, लेकिन निहाल साहब वो तो कहते हैं सर मैं ताक में थे, जैसे वो तो ये कहते हैं कि आप लोग भी फिर जातियात को ही बीच में ला रहे हैं ना सर, क्योंकि ये पूरा जो इतना बड़ा ये फैसला, ये जो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था, ये किया ही इसलिए था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन बनाई जा सके, और वो जो उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसको सेट असाइड किया जा सके। तो गोया ये कि वो कह रहे हैं आप लोग भी तो जातियात के ऊपर बात कर रहे हैं ना, आप लोग भी प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहे। अच्छा, तो इसके माने ये नवाज शरीफ के साथ जातियात पे उतर आए। भाई नवाज शरीफ का और इनका मुकाबला नहीं है। आप पाकिस्तान के एक इदारे में तनख्वाहदार हैं, सियासी आदमी तनख्वाहदार नहीं होता है। हाँ, आपका उनका मुकाबला नहीं, आपका काम है इंसाफ फराहम करना, और अगर हुक्मरान गलत काम करें तो उनको आप तंबी करें, उनको रोकें।
आप मुकाबलेबाजी पे उतर आए, मुकाबले पे उतर आए हैं, और सही हो गया। 184-3 में या माजी में जो भी इस तरह के फैसले हुए, खा वो भुट्टो साहब के फांसी का सजा हो या उसके बाद के सजा, जो भी ब्लैक लॉ डिक्शनरी देख के आपने फैसले किए, उस पे कभी लोग आप पे फख्र नहीं करेंगे। चंद दिनों, चंद हफ्तों, चंद महीनों की बात है, फिर आपके साथ भी जो दुर्गत होगी इज्जत की, हमें अफसोस होगा। अच्छा। हमें अफसोस होगा इस बात का। हाँ। और अफसोस है, हमें अफसोस है हर अपने उसके लिए जो माशाल्लाह निहाल साहब ने बड़ी जज्बात से भरपूर, हमेशा से जैसे सर आप बात करते हैं वैसे ही आपने गुफ्तगू फरमाई है, और जावेद लतीफ साहब भी इसमें इजाफी बात ये भी कर रहे हैं। आप एक बात बताएं, मुझे तो अफसोस है, देखिए पाकिस्तान के किसी शख्स की भी तौकीर ना हो और उसके अपने अमल के वजह से, क्या हमें अफसोस नहीं है कि जब लोग यहिया खान का मिसाल देते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ दिया उसने। मामला आगे ले जाती हूँ निहाल साहब, इसमें होना चाहिए था ऐसा। दोनों लीगल ओपिनियंस आए, आपका भी आए, बैरिस्टर गौहर खान साहब का भी। जजेस को ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने अभी बात की उसमें जावेद लतीफ साहब ने भी मजीद इसी गम और गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने भी कहा है कि जी नवाज शरीफ की वापसी से कुछ लोग खौफजदा हैं। तो गौहर खान साहब आप बताइएगा कौन लोग हैं जो कि खौफजदा हैं, और जाहिर है क्योंकि पीटीआई चेयरमैन भी अभी इसी किस्म की तमाम पाबंदियां भुगत रहे हैं, नाअहली भी भुगत रहे हैं, और ये बात भी दुरुस्त है कि जब ये नाअहली हुई थी नवाज शरीफ साहब की 2017 में, तो सबसे ज्यादा खुशियां भी पीटीआई चेयरमैन ने मनाई थी। तो इसी कंटिन्यूटी में इसी फैसले को अब देखा जा रहा है कि अब तो कम से कम अगर अदालत ने अगर कोई ऐसा अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई एक्ट पास किया है तो कल को तो वो शायद आपको भी फेवर करे। अगर आपके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी तलवार गिरे जो कि मियां नवाज शरीफ साहब पे पहले से गिर चुकी है और आप उस वक्त खुश होते थे, पीटीआई खुश होती थी। देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि जो निहाल हाशमी साहब है, जिन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उससे बिल्कुल आई टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दैट, और बिल्कुल उससे सख्त इख्तिलाफ करता हूँ। ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहिए, हरगिज़ नहीं कहना चाहिए। हुआ क्या है, हर बात में क्यों पॉलिटिक्स को लाया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या? हमारा ही सुप्रीम कोर्ट है, सारा सुप्रीम कोर्ट। आप अगर कहते हैं उनको कि जी ये डिसीजन नहीं दे सकता, तो सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकती है? आइन में सुप्रीम कोर्ट के किरदार का एक तयन है, पार्लियामान ने वो तयन तय कर दिया है, पार्लियामान कानून साजी करती है और आइन ने यह तयन रखा है पार्लियामान जैसे चाहे वो कानून साजी करे जो आइन के दायरे इख्तियार में है। मिसाल ले ले, अगर नेशनल असम्बली ऐसे कानून पास करे जिसका इख्तियार सूबाई असम्बली के पास है, सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इख्तियार आपके पास नहीं था, ये सूबे के पास था। मौजूदा वक्त में ये जो जजमेंट आई, इससे दो किस्म के, इन्होंने पे दर पे 3 किस्म के कवानीन पास करवाए थे। पहला, इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के लिए कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर अमल दरामद रोक लिया इस ग्राउंड पे कि ये आइन से मुतसादिम है, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कोर्ट में आकर के एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमसे कुछ गलतियां हुई है, कुछ ओवरलैपिंग है, हम ऐसे करते हैं कि कानून साजी दोबारा कर लेते। सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइम दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ही उनसे टाइम ले लिया और ये रुक गया, ये एक और लॉ लेके आए जो कल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर आया है। उसमें क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा है कि इस पार्लियामान के पास ये इख्तियार ज़रूर एक कानून साजी करे, लेकिन आइन ने जो तयन किया है वो ये है कि अगर आप आइनी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट की बढ़ाते हैं और आप रिव्यू को एक अपील का दर्जा देते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रूल से बालातर होके एक 3 मेंबर के बजाय 4 मेंबर और 5 मेंबर जज बैठे और वो रिव्यू ऐसा सुना जाए जिससे उसका स्कोप अपील की तरह हो, तो आप ये कानून साजी के जरिए नहीं कर सकते। आप पार्लियामान है, आप आइन में तरमीम कर ले, 2/3 मेजॉरिटी रखें, एज सिंपल एज दैट। इसमें जजेस का क्या है, इसमें जजेस का क्या सरोकार है? अच्छा सर, आप लीगली ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि मुतसादम है ये आइन से। जाहिर है आइन की तो जो सबसे बड़ी गार्डियन है सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर है आइन का दिफा करना है, लेकिन पार्लियामेंट ने भी उसी आइन के ऊपर चलना है और उसकी फाउंडर भी पार्लियामेंट है। तो ये बताइएगा किस वजह से आप लीगली कह रहे हैं कि ये जो एक्ट पास किया गया था ये आइन से मुतसादिम था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आइन है हमारा, उसमें 3 है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है, पार्लियामान कानून साजी करता है, उस पर अमल दरामद हुकूमत करवाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या करना था, सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तौर पे ये देखा, पार्लियामान ने कानून पास करके ये कह दिया कि हर रिव्यू के पास जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हो उसके खिलाफ रिव्यू फाइल की जाए तो वो लार्जर बेंच सुने। और ये भी कहा गया कि जब रिव्यू सुने, मैं अक्सर गुजारिश करूं, अगर रिव्यू सुने तो रिव्यू को अपील की तरफ पे सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि वो अपील का राइट तो प्रोवाइडेड है,
अगर आप आर्टिकल 184 को स्पेसिफाई करके करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन करते ज्यूरिसडिक्शन अज्यूम करते हुए अंडर आर्टिकल 184(3) में कुछ ऑर्डर पास किया हो और आप चाहते हैं कि इस पे कानून साजी हो और इसमें राइट ऑफ अपील हो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर ले। कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करने के बजाय नहीं हो सकता, यही सुप्रीम कोर्ट ने फर्ज। अब ये इंटरप्रेट कौन करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए या कानून साजी से हो सकती है, ठीक है। ये कानून का अब फर्क क्या है? अगर आप आम कानून साजी से करें तो सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि एक जुमला और इजाफा कर दें कि अगर ये जो नाअहली है पीटीआई चेयरमैन की भी हुई है, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो गोया ये कि अगर ये नाअहली सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रखती है, एक बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक सा सिनेरियो दे रही हूं, तो ये आपको भी तो फेवर करेगी ये वाली चीज कि अगर आप लोगों ने इसके सिलसिले में रिव्यू करना हो तो किसी भी एक चीफ जस्टिस के हाथ में ये नहीं होगा, पूरा लार्जर बेंच फैसला करेगा कि क्या चीज रिव्यू होनी है, और ये सारा मामला एक लार्जर बेंच सुनेगा। तो गोया ये कि जो दीगर भी जो मोअज़्ज़िज़ जज हजरात हैं उनके स्टेक्स बढ़ाए हैं गवर्नमेंट ने, तो इन दिस ऑर्डर तो ये कि सबकी जो एक आप समझे एक जो ओपिनियन है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाई गई है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है जब उन्होंने, या पार्लियामेंट का ये मौक़िफ़ है जब उन्होंने एक्ट पास किया। नहीं, मैं थोड़ी सी तफसीर जरूर कर लूँ, कोई करेक्शन कर लूँ। वो पहले वाला जिस लॉ का आप रेफर कर रही हैं कि जी वो होने चाहिए कि 3 जज बैठे, वो लॉ दूसरा है, उस पर अभी डिसीजन नहीं आया, उसको सेटिस्फाइड नहीं किया गया अभी तक। वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, जिसमें कमेटी बनेगी और 3 सीनियर जज साहबान डिसाइड करेंगे बेंचेस कैसे बनते हैं और फिर वो आगे केसेस सुनेंगे। जहां मौजूदा का ताल्लुक है तो इसका किसी भी, चाहे वो पीटीआई के चेयरमैन की बात हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे किसी और की भी हो, ऐसा इशू नहीं है। सिंपल पॉइंट यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया है कि आप हमारी जजमेंट को रिव्यू करने के लिए एक नया कानून साजी कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिव्यू करने का जो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, निहाल साहब के पास ये मामला ले जाती हूँ। हाँ निहाल साहब, ऐसे ही है एक इस वाले मामले के ऊपर जिसके ऊपर आपका असल प्रॉब्लम था उसके ऊपर अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन अभी जो जिस मामले के ऊपर फैसला आया है, रियासत की ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है उसको आपने गोया ये आपने थ्रेट किया है इस एक्ट के जरिए, और ये वही वाली बात है जैसे कि अभी गौहर साहब भी साथ साथ ही कह रहे हैं कि ये तो आप जैसे आपके डोमेन में कोई मदाखलत करे आपको अच्छा ना लगे, तो उसी तरह से कोई किसी और के डोमेन में आप मदाखलत करेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, हमने किसी के डोमेन में मुदाखलत नहीं किया, और ये सारी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू करना या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है या उसकी डायरेक्शन को ठीक करना, ये भी पार्लियामेंट और आवाम की जिम्मेदारी है। और हमारी गौहर साहब जानते होंगे हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का ये देरीना ख्वाहिश है, उनकी डिमांड है, हमारी बॉडीज़ ने इसको कहा, उसके बाद हम इस चीज़ पे आगे बढ़े। और इवन सिटिंग जजेस में से जो बेंच पे बैठे वो भी इस बात के हामी है। और आपने देखा होगा, देखिए फिर मैं एक बात कहूँगा कि स्टेपिंग कहते हैं इंग्लिश में, ये थ्रो पार्लियामेंट जमहूर के पीठ पे छुरा और खंजर मारा गया है। वो ये है कि जनाब बात सारी ये है कि आप अपने टेन्योर में आज जो बेंच चला रहे हैं, उन्होंने प्यूने जज को अपने साथ नहीं बैठाया, उन्होंने वो सारे लोगों को जमहूर कहा है, कहाँ आइन और कानून में लिखा हुआ है कि आप जो लोग आपसे इख्तलाफ करें या आपके जजमेंट से या आपके नोट से, आप उनके साथ ये रवैया रखें। हमारे लिए सारे मुअज़्ज़िज़ हैं, मगर अमल बताता है कि आपका अमल फेल मुअज़्ज़िज़ है कि नहीं। अमल बताता है कि आपका हक नहीं है चंदा लेने का। अमल बताता है कि ट्रक पे चलें और ट्रक का मामला ना करें आप। अमल बताता है कि सास दामाद का रिश्ता नहीं होना चाहिए। अमल बताता है, हमें और किस चीज में नहीं, हमें अमल से ये बात। ऑडियो लीक्स की तरफ भी आपने इशारा किया। अच्छा निहाल साहब, इतनी बात फरमा दें, एक पॉइंट अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सिर्फ एक लफ्ज ऐड कर दूं। जी बैरिस्टर साहब। जी मैं देखें, मैं ये कहूँगा कि हम सारे कहेंगे और लीगल फ्रेटर्निटी भी ये कहेगी, आदो चुरा घूमने का तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये भी गैर कानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से कानून साजी करे तो फिर तो ये बात दुरुस्त होगी कि यह सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी कोई तोड़ी की है। सुप्रीम कोर्ट ने फकत इतना कहा है कि आपने कानून जिस तरह से बनाया है वी आर सारी ये आइन से मुतसादम है, आईनी तरमीम चाहिए था, ना कि कानून साजी। सिंपल मेजॉरिटी। और आईनी तरमीम के लिए सर आपके पास तो 2/3 अक्सरियत ही नहीं है निहाल साहब। इन्होंने क्या किया? मुनालम इसमें मैं वादे कर दूं, 62-1 जब पंजाब असेंबली के हवाले से बात हुई थी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, उस पे कभी तवज्जो दी गई। वैसे ये भी बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्शन है जो कि दिया गया, किसने हुकूमत का रहा है, पीडीएम का रहा है। को आप आईनी बहरान के साथ तसादुम की तरफ ले जा रहे हैं।
ये कौन ले जा रहा है पाकिस्तान को तसादुम की तरफ? ये कौन पाकिस्तान की खुशहाली को छीन रहा है? ये 2017 का पाकिस्तान। I'll have the last word from Barrister साहब, right? निहाल साहब, your point made. Barrister साहब इसका जवाब फरमा दें, मैं वाइड अप लगा दिया। जब वो हुकूमत थी तो आपने स्टे पे स्टे दे दिया कि हम ना ट्रांसफर कर सके ना हम पोस्टिंग कर सके। कमाल बातें कर रहे हैं हमारे जुडिशियल में। आप हमेशा जुडिशियल एक्टिविज्म, सर जुडिशियल एक्टिविज्म बैरिस्टर गौहर खान साहब इसके हवाले से भी फरमाइएगा, और ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब के केस को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पीएमएलएन का ये दो टोक मौकफ है, आपके लीगल ओपिनियन में क्या वाकई नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसको इससे फैसले से फर्क नहीं पड़ेगा? जी मैं ये समझता हूं जहां तक नवाज शरीफ को ना माजी में कोई रोक सका है, अल्लाह रोके तो रोके, ना मुस्तकबिल में रोक सकेगा, ना माजी में रोक सका है ना मुस्तकबिल में। नवाज शरीफ पाकिस्तान की खुशहाली है। ये वही वाली बात है, रोक सको तो रोक लो कहा जा रहा है। नवाज शरीफ अलामत है पार्लियामेंट का और जमहूरियत का। लेट मी टेक द लास्ट वर्ड। निहाल साहब मुझे वाइंड अप करना है, टाइम खत्म हो गया। बैरिस्टर साहब आखिरी जुमला बता दें, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर खत्म करूं। बोलूंगा ना, देखिए 63A का जहां तक फैसला, इनसे पूछे कि आपने रिव्यू फाइल किया, आज तक आपने एप्लीकेशन दे दी है, क्योंकि इनके रिव्यू में जानी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पे डालते हैं। कोई एक दिन तो ये लोग चाहते कि हमारा केस सुन ले, ये कभी सुनने के लिए आए नहीं। जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट उसके बाद एक और ला लेके आए और इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर लिया, और वो तरमीम मैं जाती तौर पे समझता हूँ अच्छा है कि 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो, लोग ज्यादा ना हो, लेकिन मियाँ साहब को फिर भी फायदा नहीं पहुंचेगा, शायद जहांगीर तरीन साहब को फायदा पहुंचे। उसकी रीजन यही है कि जो नेब से कन्विक्ट हो जाए सेक्शन 9 में, सो बाय ऑपरेशन ऑफ द लास्ट सेक्शन 12 ऑफ द नेब ऑर्डिनेंस 1999 में 10 साल तक डिस्क्वालीफाई रहता है। अच्छा, राइट, यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस आप कहते हैं उसके आड़े आता है नवाज शरीफ साहब के केस के। ठीक है, राइट नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस। यकीनन ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू थी और लीगली स्पीकिंग दोनों तरफ से हमें आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।